ब्रेंस जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रांसीसी के बारे में वह सब कुछ जानेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे यूरोपीय यात्रियों का क्रम को अगर देखेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। सबसे पहले कौन से आए थे? पुर्तगाली, और सबसे आखिर में, सबसे अंत में गए थे। उसकी कहानी आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि 1961 में उन्होंने गोवा को खाली किया था, और सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया था सबसे पहले आए थे। लेकिन इन यूरोपियों को जो आने का क्रम है उनमें फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, उसके बाद फ्रांसीसी है। तो आगे चलते हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी है वो भारतीय क्षेत्रों में, क्योंकि उसके पहले जो है देखेंगे कि सारी कंपनियां पुर्तगालियों की, डचों की, अंग्रेज़ों की और डेन्स की आ चुकी थी। अब इनकी बारी थी भारतीय क्षेत्रों में। तो ये जो फ्रांसीसी हैं, ये जब केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी किनारे के होकर भारतीय क्षेत्रों में आने के क्रम में रास्ते में एक मेडागास्कर देश पड़ता है। तो मेडागास्कर में ये लोग रुके। मेडागास्कर में अपनी कंपनी खोली, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्वाइव वहाँ पे नहीं कर पाए और असफल हो गई। तो एक असफल कंपनी खोली थी इन्होंने सबसे पहले मेडागास्कर में। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो दक्षिणतम किनारे पे ही स्थित है, अगर आप देखेंगे मैप में तो वहाँ पे, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। और उस समय जो है फ्रांस के जो राजा है लुई 14, फ्रांस के राजा लुई 14 हैं, उन्हीं के एक मंत्री था कोलवर्ट। उसी के द्वारा 1664 में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कहा गया कंपनी द इंड ओरिएंटल। लिखा हुआ है आपका कंपनी द इंड ओरिएंटल। और ये कब खोली गई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? 1664। और जो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के जो राजा थे लुई 14, उन्हीं का एक मंत्री था। कौन? जिसने कोलवर्ट, जिसने इस कंपनी को बनाया, इसका गठन किया भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने की दृष्टि से। ठीक है। फिर कंपनी का गठन करने के बाद एक पहला जो व्यापारिक समूह, व्यापारिक दल जो भारतीय क्षेत्रों में 1667 में 1667 में आया था फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। किसके कैरो में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने के दृष्टि से ये आया और सूरत बंदरगाह पे उतरा। और फिर काफ़ी प्रयास के बाद जो है 1668 में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ पे, कब खोली थी? 1668 में गुजरात के सूरत में पहली। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसियों ने भारत में पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, फ्रांसीसियों ने किस वर्ष भारत में अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कोठी, व्यापारिक कोठी खोली? तो 1668 में, 1668 में। कहाँ पे? तो गुजरात के सूरत में इन्होंने खोली। ध्यान रखिएगा। दूसरी एक्चुअली जस्ट अगले ही साल 1669 में, और ये मरकारा का एक नेतृत्व में एक गुट पहुंचा था, और जो है गोलकुल्टा के सुल्तान था उससे अनुमति लेकी। और जो आप देखेंगे हमारा जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, वहाँ आंध्र प्रदेश में लोकेशन पड़ती है प्रेजेंट में, मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम। वहाँ पे 1669 में सेकेंड फ्रेंच बस्ती या फैक्ट्री खोली गई थी 1669 में। रखिए, ध्यान रखिए, 1668 में पहली फैक्ट्री और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में खोली गई थी। ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही फ्रैंको मार्टिन, एक जो यात्री आया था, उसी ने
बोलदोरा एक जगह है यहाँ पे, बोलिद को कानपुरा, वहाँ के एक मुस्लिम सूबेदार था जिसका शेर खां लोदी, उसी से एक गांव जो है लिया और वहीं पे एक फ्रेंच बस्ती बनाई। बाद में वही फ्रेंच बस्ती पुडुचेरी के नाम या पौंडचेरी के नाम से जानी गई। लिखा हुआ है मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक गांव लिया था बोलिकोनपुरा के मुस्लिम सूबेदार से, और जिस गांव में एक फ्रेंच बस्ती जो बनी थी, फ्रांसीसी बस्ती बनी थी, उसी को आगे जाके क्या कहा गया था, पुडुचेरी जो आज यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है भारत का, उसको पुडुचेरी के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ पे खोल ली, अंग्रेज वहाँ पे खोले हुए थे। फिर धीरे धीरे जैसे इनका व्यापार बढ़ा तो अंग्रेज़ों ने अपने आने वाला इनको अपना खतरा महसूस किया और दोनों में व्यापारिक दृष्टि से जो है एक विद्रोह की भावना पनपी और विद्रोह इन दोनों के मध्य में, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य में बहुत ज़्यादा हो गया। ये युद्ध में तब्दील हो गया। एक आपस में जो है यूरोप में इनके आपस में युद्ध चल रहा था और वही युद्ध यहाँ पे और भी बढ़ा, और वो युद्ध जो है 4 युद्ध होते हैं इनके यहाँ पे, जिनको कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ध्यान रखिएगा बच्चों, कर्नाटक का युद्ध लगा हुआ है, इसमें भारतीय कोई राजा शामिल नहीं है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। और इन युद्धों में जो तीसरा युद्ध जो अगला जो युद्ध है जिसको कहा जाता है वांडीवास का युद्ध, जो है 1760 में हुआ था, जो इन फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य में निर्णायक युद्ध माना जाता है। और उसी के बाद पेरिस की संधि होती है और उसके बाद जो है जो भी लेन देन के क्षेत्र है वो क्लियर होते हैं। और इसी के बाद जो है अंततः फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के आगे टिक नहीं पाते हैं, बाद में भारत छोड़ने पे मजबूर होते हैं और मजबूर ये 4 युद्ध हैं जो वो करते हैं। तो पहला जो युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेके 46 से लेके 48 तक। ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, वही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जो कहलाती है एला सापला की संधि। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य में जो युद्ध होता है एला सापला की संधि होती है। कब होती है, 1748 में। और इस संधि के बाद जो है फ्रांसीसी, हालांकि ये युद्ध जो है फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा था, डुप्ले थोड़ा सा पावर में बढ़ा या कद बढ़ा उसका, ठीक है। और इसके बाद मद्रास जो है फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। किस संधि के तहत, एला सापला की संधि जो है कब हुई थी, तो वो हुई थी 1748 में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद एला सापला की संधि हुई थी, जिसके तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। क्लियर। अगला चलते हैं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये 49 से 54 तक हुआ था। ये भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। फिर अगला जो युद्ध होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, 57 से लेकर 63 तक के मध्य में, इसमें भी अंग्रेज़ों की विजय रहती है। लेकिन इस विजय से पहले एक युद्ध और हो जाता है जो जिसको इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो मैंने उस क्रम के बाद में लिखा हुआ है, वांडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी रहे और जो है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी हार गए थे। और इसी युद्ध के बाद जो है पेरिस की संधि हुई थी। कब, 1760 ईस्वी में। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने पौंडचेरी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। और इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, फ्रेंच जो
सेना का नेतृत्व जो है लाल ने किया था। जो आयर कोर था वो पावरफुल रहा और उसकी सैन्य जो पावर है वो बहुत मजबूत थी। उसके आगे जो है फ्रांसीसी टिक नहीं पाए। अंततः जो है यहाँ से 1661 में इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है पौंडीचेरी पे अधिकार कर लिया। कुल मिला के जो है इस तरीके से फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। ये युद्ध जो है एक उनके व्यापारिक कंडीशन को ब्रेक दे दिया और जिसके बाद जो है उन्होंने आगे सरवाइव ना करके बाद में धीरे धीरे अपनी बस्तियां को सीमित किया। और उसका कारण रहा इस जो फ्रेंच हैं ये अगर पराजित हुए थे उनके 2-3 कारण रहे हैं। जैसे नौसैन्य जो ताकत है वो अंग्रेज़ों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी जो फ्रांसीसी रहे हैं, फ्रांसीसी की नौसेना उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि अंग्रेज़ों की। तीसरा जो कारण था कि फ्रांसीसी जो सैन्य कमांडर थे उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था। चौथा जो कारण था कि लुई 14वें ने तो एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, लेकिन बाद में सहयोग राजाओं का वहाँ पे सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। जबकि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राजा का वहाँ का शासन व्यवस्था का पूरी तरीके से हाथ रहा है, साथ रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मजबूत रहे हैं। यही कुछ कारण हैं कि फ्रांसीसी जो हैं उनकी कंपनी या उनका व्यापार यहाँ पे असफल हो गया। अंग्रेज़ों का जो है वो और ज़्यादा बढ़ा और बाद में जो हम जैसे कि जानते हैं कि भारत पे धीरे धीरे उनका अधिकार हुआ और हमें देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। तब जाके 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो इस तरीके से जो है ये छोटी सी कहानी फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी जो भारत में आए। और अगला हम लोग जो है जो भी आधुनिक भारत के इतिहास के जो टॉपिक हैं, जो चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, लोअर RO SSC या BEd टेट सुपर टेट या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम NDA CDS जिसमें GS का अहम रोल है, वो लोग हमारे चैनल ब्रेन्स GS के साथ जुड़ें और लाभ लें और अपनी GS को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।